हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ्स बाय नरेश सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शनल पेपर 9 चल रहा है, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। और आज इसमें हमारे पास यूनिट फर्स्ट के अंदर लेक्चर नंबर 5 है और हमारे पास बुक कौन सी है, जेपीएच की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो अब तक इस यूनिट में हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज आप हेडिंग डालो रिलेटिविस्टिक्स कंपोजिशंस या रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल वेलोसिटी, जो जेपीएच की बुक में पेज 21 के ऊपर यह टॉपिक 1.9 है। ठीक है भाई, तो हेडिंग आप क्या डालोगे, रिलेटिविस्टिक्स कंपोजिशन ऑफ पैरेलल वेलोसिटी। और कंपोजिशन का हिंदी मतलब होता है संयोजन। संयोजन मतलब एक दूसरे से जोड़ना, बांधना, या फिर रिजल्टेंट यानी उसका परिणामी त्वरण। निकालते थे ना, किसी चीज का रिजल्ट निकालते हैं, तो उसी प्रकार हमारे पास क्या गया, रिलेटिविटी का ही रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन से या रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल वेलोसिटी। यानी एग्जाम में इस कंपोजिशन वर्ड को हटा के रिजल्टेंट भी लिख के दे सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे इसका रिजल्टेंट पैरेलल वेलोसिटी लेके आना है। यानी हमारे पास रिलेटिविटी आज किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर। तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो हमारे पास सिस्टम ऐसे है कि हमारे पास एक सिस्टम है S और दूसरा सिस्टम है S डैश। दूसरा सिस्टम क्या है हमारे पास है S डैश है। आज इसके अंदर हमने माना कि हमारे पास एक तीसरा सिस्टम और है S डबल डैश। हमने एक माना तीसरा सिस्टम और क्या है S डबल डैश। और ये तीनों सिस्टम क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तीनों सिस्टम्स हमारे पास क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो सबसे पहले आप इसका बनाओगे डायग्राम, और डायग्राम आप ऐसे बनाओगे, यहाँ से लेके और आगे तक इसको लंबा खींच के ले जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास ये एक फ्रेम है कैपिटल S। ये हमारे पास एक फ्रेम है कैपिटल S और इसके लिए हमने माना डायरेक्शन, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ये हमने माना कि डायरेक्शन क्या है हमारे पास है एक्स एक्सिस है। ये हमारे पास है जेड एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन पॉइंट है O। फिर हमने इसके पैरेलल माना दूसरा सिस्टम से, कि माना दूसरा सिस्टम हमारे पास क्या है, यह है जेड की जगह आ जाएगा जेड डैश, सिस्टम एस की जगह आ जाएगा एस डैश, ये आ जाएगा वाई डैश और ये आ जाएगा हमारे पास है एक्स डैश। ठीक है, और ये एस डैश कब आया, अगर हमने इसको v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में खींचा। कौन सी डायरेक्शन में पकड़ के खींच के ले गए, एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर। अब मान के चलेंगे कि हमारे पास तीसरा सिस्टम और आ गया। इसी एस डैश सिस्टम को अगर मैं पैरेलल आगे की ओर खींच के ले जाऊं, इसको आप बोल दो ओ डैश, ये आ जाएगा हमारे पास है वाई डबल डैश, ये आ जाएगा हमारे पास है एक्स डबल डैश और ये आ जाएगा जेड डबल डैश। इस वाले सिस्टम को हमने मान लिया ऐसे ही डबल डैश। ठीक है, और माना कि इसको यहाँ से खींच के लेके गए तो दूसरी वेलोसिटी वी डैश से। ओके भाई, अब माना इसके अंदर एक पॉइंट है P, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हैं, एक्स वाई जेड एंड टी। किसके लिए हैं, फ्रेम S के लिए। तो S डैश फ्रेम के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। एस डबल डैश फ्रेम के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश जेड डबल डैश एंड टी डबल डैश। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने माना कि ये हमारे पास एक फ्रेम है एस, दूसरी फ्रेम एस डैश। आज हमारे पास इसी के पैरेलल एक तीसरी फ्रेम और ले लिया है हमने एस डबल डैश, जो एस डैश वाली फ्रेम का भाई जब हम इसको वेलोसिटी v से खींच के ले गए और मान के चलेंगे इसको फिर से हम इधर से इधर खींच के ले जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी कुछ और मान लो और उसे हमने मान लिया v डैश। ओके भाई, तो यहाँ से हमने इस सिस्टम्स को खींच के लेके गए तो ये हमारे पास आ गया v डैश। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक, मतलब यहाँ से इसको पकड़ के खींचा v से, इसको पकड़ के खींचा v डैश से। ओके, अब आप जो लैंग्वेज लेक्चर नंबर 2 के अंदर लिखी थी, जो आपने लिखा था ना स्पेशल थ्योरी ऑफ लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, वही लैंग्वेज लिखेंगे। तो पहले आप डायग्राम बनाओ, इसका पॉइंट ओरिजिन O, इसका O डैश और इसका O डबल डैश। ठीक है, आपको तो इतना बनाना है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास वाई डैश एक्सिस है और ये हमारे पास वाई डबल डैश एक्सिस है।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक आपको जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है उसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे, और लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, लेट अस कंसीडर द सिस्टम। लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे भाई, लेट अस कंसीडर द सिस्टम। आज हमारे पास 3 सिस्टम है, एक सिस्टम एस है, दूसरा सिस्टम एस डैश है, तीसरा सिस्टम एस डबल डैश है। तो हमने लिखा लेट अस कंसीडर द सिस्टम्स एस डैश, एस डैश एंड एस डबल डैश, वेयर एस डैश कब आया हमारे पास है, वेयर एस डैश इज मूविंग, वेयर एस डैश इज मूविंग, वेयर एस डैश इज मूविंग रिलेटिव टू। देखो एस डैश किसके रिलेटिव में है, एस के, क्योंकि किसी को पकड़ के खींच के ले गए थे ना। तो वेयर एस डैश इज मूविंग रिलेटिव टू एस, रिलेटिव टू कैपिटल एस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस with velocity v, with velocity v, with velocity small v, ठीक है। लेट विद वेलोसिटी स्मॉल v, यानी हमने इस s को पकड़ा, यहाँ से खींचा v वेलोसिटी से, तो s डैश इज मूविंग रिलेटिव टू s along the positive directions of a x axis with velocity v, ठीक है। एंड जस्ट अब आगे वाले को एस डैश कब आया, देखो एस डैश कब आया, जब मैंने एस डैश फ्रेम से पकड़ के इधर खींचा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, तो v की जगह जाएगा v डैश, एस डबल डैश रिलेटिव टू एस डैश, देखो एंड एस डबल डैश पहले वाली लाइन में देखो ये एस डैश रिलेटिव था एस से, अब एस डबल डैश रिलेटिव आ गया एस डैश से, तो हम क्या बोलेंगे, एंड एस की जगह आप क्या कर दोगे, एस डबल डैश इज, सेम टू सेम लाइन लिखनी है, एस डबल डैश इज मूविंग, एस डबल डैश इज मूविंग रिलेटिव टू एस डैश, एस डबल डैश इज मूविंग रिलेटिव टू एस डैश अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स की वजह क्या आ जाएगा, एक्स डैश एक्सिस ऑफ एक्स डैश एक्सिस विद वेलोसिटी, और तो वेलोसिटी क्या है v डैश, विद वेलोसिटी v डैश, ठीक है भाई। आपको इस प्रकार से लिखना है कि एस मतलब यही लाइन लिखनी है, एस डैश की जगह एस डबल डैश और एस की जगह एस डैश। अब हमें यह सिद्ध करना है क्या ये एस डबल डैश एस के साथ रिलेटिव है, और अगर हम ऐसा कर पाए तो यही हमारे पास रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन से ऑफ पैरेलल वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। मतलब पहले एस डैश है रिलेटिव एस से है, एस डबल डैश रिलेटिव एस डैश से है, अब हमें चेक करना है कि एस डबल डैश एस के साथ भी रिलेटिव है या फिर रिलेटिव नहीं है। ओके, तो यहाँ तक लाइन आ गई, साथ साथ ये और दिखा दो, एक्स डैश तक आ गया, एक्स डबल डैश को और दिखा दो, वेयर एक्स डैश एंड एक्स डबल डैश, वेयर एक्स डैश एंड या वेयर ओ डैश एंड ओ डबल डैश आर कोइंसाइड, आपके ठीक अच्छे से याद होगा जब आपने स्पेशल लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था उस वक्त आपने ऐसे लिखा था, ओरिजिन पॉइंट ओ एंड ओ डैश आर कोइंसाइड, यानी किसी टाइम इसके ऊपर था पकड़ के खींच के इधर ले गए। अब ये ओ डैश हमारे पास किसी टाइम इसके ऊपर है, पकड़ के खींच के इधर ले गए, तो ओ डैश से हम किसकी ओर ले गए, ओ डबल डैश की ओर ले गए। तो वेयर ओ एंड ओ डैश आर कोइंसाइड। ओके, तो हमने डिनोट कर दिया है इस फ्रेम एस को, एस डैश को, एस डबल डैश को, वेलोसिटी वी को, वी डैश को, ओरिजिन पॉइंट ओ, ओ डैश एंड ओ डबल डैश को। ये पॉइंट और बच गए पी एक्स वाई जेड टी, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, और एक्स डबल डैश वाई डबल डैश जेड डबल डैश एंड टी डबल डैश। तो ये और लिखो कि लेट ये 3 पॉइंटें कौन कौन सी फ्रेम के अंदर हैं, एस फ्रेम के अंदर, एस डबल डैश फ्रेम के अंदर और ऐसे डबल डैश फ्रेम के अंदर, ठीक है। अब आप वापिस फिर से लिखो कि लेट एक्स वाई जेड टी, देखो फिर से आप लिखो कि लेट एक्स वाई जेड टी
पहले वाली फ्रेम के पॉइंट एक साथ ही लिख लो, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश एंड एक्स डबल डैश वाई डबल डैश जेड डबल डैश एंड टी डबल डैश। देखो तीनों पॉइंट को लिख लिया हमने। बी कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट हैं किसके, बी कोऑर्डिनेट एन इवेंट पी, पॉइंट पी के ऊपर घटित होते हैं एन इवेंट पॉइंट पी एट इवेंट पॉइंट पी। और ये पॉइंट पी किसके अंदर है, इन सिस्टम। ये पॉइंट किस में है भाई, सिस्टम एस के अंदर। ये किसके अंदर है, एस डैश के अंदर। एंड ये किसके अंदर है, एस डबल डैश के अंदर। और क्या लगा दो, क्रमशः है, यानी रिस्पेक्टिवली। यस, ये आ जाएगा हमारे पास है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास डायग्राम का काम पूरा हो गया। इस डायग्राम को हमने देख के लिख लिया। अब हम सीधा लिखेंगे देयरफॉर बाई लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाई देन देयरफॉर बाई लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन से इज गिवन बाई, ये फिर ऐसे लिख लो, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से वी हैव। अब आपको डायरेक्ट लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले लेने हैं, क्योंकि ऐसा डायग्राम आप पहले निकाल चुके हैं कि ये इसके पैरेलल में है। आज तीसरा और आ गया इसके पैरेलल के अंदर। अब आप 1 मिनट रुक जाओ, उतारना मत पहले, क्योंकि आप जानते हैं स्पेशल लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखो भाई, आप जानते हैं हमारे पास स्पेशल लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन या लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस क्या होती हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी प्रॉब्लम सोल्व करते वक्त काम में लिया था। तो क्या होती है हमारे पास है, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये फ्रेम किसके लिए थी, अगर एस डैश रिलेटिव था एस के साथ। अब सपोज करो एस डबल डैश किसके साथ रिलेटिव होगा, एस डैश के। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स डबल डैश, एक्स की जगह आ जाएगा एक्स, टी की जगह आ जाएगा टी डैश, और वी की जगह क्या आ जाएगा, वी डैश। क्योंकि देखो इसके अंदर वेलोसिटी, पहले देखो ये वेलोसिटी v थी और आगे वाले की वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, v डैश थी, है ना। y डबल डैश आ जाएगा और ये डैश हो जाएगा, z डबल डैश आ जाएगा और ये z हो जाएगा, t डबल डैश हो जाएगा और ये t डैश, माइनस v की जगह v डैश, x की जगह x डैश अपॉन 1 माइनस v डैश का होल स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये तो तब जब फ्रेम s डैश रिलेटिव s अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस विद वेलोसिटी v, और ये एच डबल डैश रिलेटिव टू एच डैश अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी वी डैश। यहाँ भी वी क्या पे, वी डैश लगाओ। ठीक है, तो ये हम जानते हैं लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन से। तो चाहो तो आप इन इक्वेशंस को आपस में काम में लेके वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या फिर आपने प्रीवियस लेक्चर किया था उसके अंदर हमने पहला प्रॉब्लम सोल्व किया था कि स्पेशल लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी पुट इनटू द फॉर्म। अगर आपके याद हो तो कैन बी पुट इनटू द फॉर्म, किस प्रकार की फॉर्म में था, एक्स डैश सी टी डैश इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा और अक्स और सी टी और अक्स और सी टी। बताओ, हमने प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी तब हमने लिखा था कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से कैन बी पुट इनटू द फॉर्म, और फिर हमने दूसरा इसका इमेजिनरी एंगल भी प्रूव किया था। वहाँ हम स्टार्टिंग का 20 से 25 मिनट ये समझाने में लगा दिया था कि एक्चुअली हाइपरबोलिक होते क्या हैं। मैंने बहुत ही सीरियसली आपको समझाया था उधर, क्योंकि मेरे को पता है आपका पीछे कहीं भी हाइपरबोलिक शायद नहीं पढ़ा हुआ होगा। तो चाहो तो आप पहली वाली इक्वेशंस काम में ले सकते हैं, या फिर आप ये वाली इक्वेशंस काम में ले सकते हैं, और कोशिश करना ज़्यादातर टाइम हम इस वाली इक्वेशंस को काम में ले लें, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशंस इजी हो जाएगी, मैट्रिक्स टाइप आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई करने में हमारे पास कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो अब आप लिखो देयरफॉर बाय लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन से वी हैव एक्स डैश
ये लिखो अक्स डैश सी टी डैश, मैं ऊपर लिख लेता हूं, अक्स डैश सी टी डैश इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और यहां भी कॉस हाइपरबोलिक थीटा, फिर यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, साइन हाइपरबोलिक थीटा और साइन हाइपरबोलिक थीटा, और इनटू में आ जाएगा अक्स अपॉन सी टी इक्वेशन 1, अक्स अपॉन सी टी इक्वेशन 1। और अगर आपके याद आया हो तो हमने ये उस कंडीशन में प्रूफ हुआ था जब मैंने माना था कि v इज इक्वल टू सी टेन हाइपरबोलिक थीटा। अगर मैं ये नहीं मानता तो हम इस फॉर्मेट में इसको नहीं रख सकते थे। यस, और साइड में लिखो एस डैश रिलेटिव टू एस, एस डैश रिलेटिव टू फ्रेम एस। आ गई भाई समझ में बात? तो पहले वाला चाहो तो वो वाले क्वेश्चन लिखिए, उसमें कैलकुलेशन काफी लंबी होती, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। तो एक तो आ गया हमारे पास एस डैश से फ्रेम एस के लिए। अब दूसरा क्या लिखेंगे, एस डबल डैश रिलेटिव टू एस। दूसरा क्या लिखेंगे भाई, एस डबल डैश रिलेटिव टू एस, मतलब सेकंड हमारे पास एस डबल डैश आ जाएगा तो अक्स डबल डैश आ जाएगा, सी टी डबल डैश आ जाएगा, अक्स डैश आ जाएगा, सी टी डैश आ जाएगा। बताओ यहाँ एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा? यस, दूसरी बार हम पैरेलल खींच के ले जाएंगे तो एंगल के अंदर ही चेंज होगा। थीटा की बजाय यहाँ पे फाई कर लो, थीटा की बजाय आप फाई कर लो, तो v की जगह आ जाएगा v डैश और ये सी टेन हाइपरबोलिक फाई। तो आप तो एक तो ऐसे लिखो कि देयरफॉर बाय लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस वी हैव एक्स डैश सी टी डैश इज इक्वल टू इक्वेशन 1, और साइड में लिखोगे इफ वेन, या वेन लिखो वेन एस डैश रिलेटिव टू एस, एंड दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का एक्स डबल डैश लगा दो, सी टी का सी टी डबल डैश लगा दो। और देखो सी के ऊपर डैश नहीं लगाएंगे, ये मैं 2 लेक्चर में पहले बता चुका हूँ। सी इज इन लाइव वेलोसिटी ऑफ लाइट, या प्रकाश का वेग है जो 3 गुणा 10 की पावर 8 हमारे पास है, फिक्स रहेगा। ठीक है, यहां मेरे पास ऐसा कैसा आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक और कॉस माइनस साइन हाइपरबोलिक और माइनस साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक। अब आपको पता है जब आपने पिछली बार ये लिखा था तो वहां आपने ये इमेजिनरी एंगल हुआ करता था, तो इसके लिए इस वाली फ्रेम के लिए इमेजिनरी एंगल कुछ और होगा, इसके लिए कुछ और होगा। तो इसके लिए तो हमने थीटा मान लिया और इसके लिए अपन फाई मान के चलेंगे। इस वाले इमेजिनरी एंगल के लिए हम क्या मान के चलेंगे, फाई मान के चलेंगे, और एक्स की जगह आ जाएगा एक्स डैश और टी की जगह क्या आ जाएगा, टी डैश। ठीक है, एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास एक्स डैश और टी की जगह क्या आ जाएगा, टी डैश, और इसको आप मान के चलोगे इक्वेशंस नंबर 2। इसको आप क्या मान के चलोगे भाई, इक्वेशंस नंबर 2। और ये इक्वेशंस 2 कब आएगा, जब मेरे पास ही एस डबल डैश सिस्टम है वो रिलेटिव होगा एस के साथ, एस डबल डैश रिलेटिव होगा वो एस डैश के साथ, मतलब एस डबल डैश रिलेटिव एस डैश के साथ, एस डैश रिलेटिव एस के साथ। ठीक है, ओके। और वेयर वी और लिखो, इसका भी वी लिखो, वेयर वी इज इक्वल टू सी टेन हाइपरबोलिक। बताओ इसके अंदर क्या है, सेकंड में वेलोसिटी v डैश है तो v की जगह लिखो v डैश और हाइपरबोलिक थीटा की जगह बदल के आप फाई लिखो। ठीक है, थीटा बदल के आप इसकी जगह फाई लिखो। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास से लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन से हम इस इक्वेशंस को डायरेक्ट लिखेंगे। इसलिए प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई थी उसको आप कंठस्थ याद रख लो। और ऐसे करो, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2, इसको नाम 3 और इसको नाम 4, ताकि ये रिजल्ट्स भी हम कहीं भी काम में ले सकें। ठीक है, अब देखो आप दोनों इक्वेशन से ये वैल्यू किसकी है हमारे पास है, एक्स डैश सी टी डैश की। क्या ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, देखो भाई ये एक्स डैश सी टी डैश की वैल्यू उठा के मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, तो लिखो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब आप लिखो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पुट करो भाई, एक्स डैश सी टी डैश फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन नंबर 3, इनटू इक्वेशन 3, इनटू इक्वेशन 3 वी
गेट। ठीक है, अब कैलकुलेशन रख सकते हो। तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, x डबल डैश और ये सी टी डबल डैश। मैं अभी भी बता रहा हूँ सी के ऊपर आपको कोई डैश नहीं लगाना है, अगर लग भी जाए तो लास्ट में हटा देना और याद आ जाएगा, लास्ट में तो काटते आ जाना पीछे तक, क्योंकि सी को सी डैश कर दिया तो आपके कहीं ना कहीं मार्क्स एग्जाम में खो जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस साइन हाइपरबोलिक फाई और ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक फाई, और इनटू में क्या है x डैश सी टी डैश, तो ये वैल्यू इनटू में रखो इसके। तो इनटू में कितना आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक थीटा, कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और यहाँ भी कॉस हाइपरबोलिक थीटा, यहाँ माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा और यहाँ माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा, और इनटू में एक्स सी टी। यस, इनटू में एक्स सी टी। ओके, अब ये मैट्रिक्स बन गई, इसका आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ, इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो चलो करो मल्टीप्लाई इसे अपने अपने हिसाब से। तो ये आ जाएगा एक्स डैश और सी टी डबल डैश, ये कितना आ जाएगा, कोस ए कोस बी। देखो कोस ए इंटू कोस बी, ये इसके साथ माइनस माइनस प्लस साइन हाइपरबोलिक फाई इंटू साइन हाइपरबोलिक थीटा। ओके, फिर इसका इसके साथ करो तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस हाइपरबोलिक फाई साइन हाइपरबोलिक थीटा, और देखो इसका इसके साथ और माइनस साइन हाइपरबोलिक फाई, माइनस साइन हाइपरबोलिक फाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक थीटा, इसका इसके साथ। फिर ठीक इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन हाइपरबोलिक फाई इंटू में कॉस हाइपरबोलिक थीटा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस हाइपरबोलिक फाई इंटू में साइन हाइपरबोलिक थीटा। फिर माइनस माइनस प्लस साइन हाइपरबोलिक फाई साइन हाइपरबोलिक थीटा, साइन हाइपरबोलिक फाई साइन हाइपरबोलिक थीटा, और कोस का कोस के साथ तो प्लस कोस हाइपरबोलिक थीटा कोस हाइपरबोलिक फाई कोस हाइपरबोलिक, और ये रह जाएगा अक्स और सी टी मेरे पास है ऐसा का ऐसा। ठीक है भाई, ये रह जाएगा मेरे पास अक्स और सी टी ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद आपको फिर से एक बार हाइपरबोलिक से रिलेटेड छोटी सी प्रॉब्लम्स आएगी। आप ये बताइए एक बार तो कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ भाई साइन a प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, तो आप बोलोगे साइन a cos b प्लस cos a साइन b। देखो ध्यान से देखना इस बात को, ये इसका फॉर्मूला होता है और ये इसका फॉर्मूला। अब हमें हाइपरबोलिक लगाना है। अगर मैं यहाँ इसके हाइपरबोलिक लगाया और इसके हाइपरबोलिक लगाया तो इस माइनस को बदल के आप प्लस कर दो। यस, इस माइनस को बदल के आप प्लस कर दो। अगर मैं यहाँ भी हाइपरबोलिक लगाऊंगा a और हाइपरबोलिक लगाऊंगा b, तो साइन वाले में प्लस को प्लस रहने दो। यस, यहाँ आपको चेंज नहीं करना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास है कोस हाइपरबोलिक a प्लस बी, और ये आ जाएगा मेरे पास है साइन हाइपरबोलिक a प्लस बी। और इसका रीज़न ये है कि चूंकि आप अच्छे से जानते हो कि साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है माइनस आयोटा साइन आयोटा थीटा, और कोस हाइपरबोलिक थीटा होता है कोस आयोटा थीटा। और ये मैं पीछे वाले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ। अगर आपने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा तो ये बात आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी और रटने के अलावा कोई ऑप्शन से नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब ये बताओ मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स डैश सी टी डबल डैश। यस, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो कोस हाइपरबोलिक ए कोस हाइपरबोलिक बी प्लस साइन हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी, तो ये कितना आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक ए प्लस बी, यानी थीटा प्लस फाई। थीटा को पहले लिख लो, फाई को बाद में लिखो। ठीक है, और यहाँ देखो माइनस साइन कॉमन ले लो। देखो यहाँ आप माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा प्लस।
तो देखो एक मिनट, साइन हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस कॉस हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी, ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी का, यानी साइन हाइपरबोलिक ए और बी की जगह क्या है, थीटा और ए फाई। फिर यहाँ भी माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो देखो साइन हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी, कॉस हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी, यहाँ भी आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस ए फाई। और यहाँ देखो कॉस हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस साइन हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी, ये भी बन जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस ए फाई का। तो इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, और इनटू में अक्स और सीटी ऐसा का ऐसा। देखो इनटू में अक्स और सीटी हमारे पास है ऐसा का, यानी सेम टू सेम, इनटू में हमारे पास अक्स और सीटी आ जाएगा ऐसा का ऐसा। ठीक है भाई, तो बताओ अपने हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो तो आपको याद रखना ये थीटा प्लस फाई ही आएगा, थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई और थीटा प्लस फाई। यहाँ कोस है तो यहाँ कोस, यहाँ माइनस साइन हाइपरबोलिक, माइनस साइन हाइपरबोलिक, माइनस साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई और थीटा प्लस फाई। ठीक है, देखो अगर ये एंगल थीटा था तो v इज इक्वल टू सी टेन हाइपरबोलिक थीटा, अगर ये एंगल फाई है तो v डैश इज इक्वल टू सी टेन हाइपरबोलिक फाई, और अगर ये एंगल, अब बताओ यहाँ एंगल कितना आ गया, थीटा प्लस फाई। देखो अगर ये एंगल थीटा प्लस फाई है तो ये कितना आना चाहिए, सी टेन हाइपरबोलिक थीटा प्लस फाई, सी टेन हाइपरबोलिक थीटा प्लस फाई। देखो बात को अच्छे से समझने की कोशिश करो एक बार, कि अगर ये मेरे पास एंगल इमेजिनरी एंगल थीटा है इधर, तो तुरंत मैंने टेन हाइपरबोलिक थीटा लगा लिया सी के साथ। अगर मेरे पास ये एंगल फाई है तो तुरंत मैंने एंगल सी के साथ टेन हाइपरबोलिक फाई लगा लिया। तो अब मेरे पास एंगल कौन चल रहा है, थीटा प्लस फाई, तो तुरंत मैंने सी इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक थीटा प्लस फाई लिखा। ये सिस्टम एस के लिए, एस के लिए सिस्टम वी, एस डैश के लिए सिस्टम वी डैश है। तो एस डबल डैश के लिए देखो, यहाँ से देखो ध्यान से, एस डबल डैश के लिए यहाँ से देख लो एक बार, एक डैश है तब तो आ गया वी, डबल डैश है तो हमारे पास क्या आ गया, वी डैश ही, और यहाँ वापस डबल डैश आ गया। तो देखो वी डैश तो नहीं लिख सकते, इसलिए कुछ नया लिख दो, वेलोसिटी तो है डब्ल्यू लिख दो आप, है ना। तो आपको ऐसे नहीं लिखना, इसको लैंग्वेज लिख के बताएंगे कि चूंकि आपने इसको देखा इक्वेशंस नंबर 5 को, देखो चूंकि आपने इक्वेशंस नंबर 5 को देखा, और किस हिसाब से देखा आपने इक्वेशंस 5 को, कंपेयर करो इक्वेशंस 1, 3 और 5 की। यस, आप एक बार कंपेयर करो इक्वेशंस 1, 3 एंड 5 की। क्या कह रही है हमारे पास इक्वेशंस 1, 3 और 5, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अक्स डैश एक्स है, ये अक्स डबल डैश एक्स है, यानी एस डैश है, अगर इसके डैश लगा तो एस डैश इज रिलेटिव टू एस। देखो एस डैश इज रिलेटिव टू एस, यहां देखो एस डबल डैश इज रिलेटिव टू एस डैश, एस डबल डैश इज रिलेटिव टू एस डैश। तो यहां देखो एस डबल डैश इज रिलेटिव टू एस, आ गई ना बात जो हम सोच रहे थे, एस डबल डैश इज रिलेटिव टू एस। तो आप बोलोगे अतः है, और हिंदी में तो लिखेंगे नहीं इसलिए आप लिखो, इसलिए द ट्रांसफॉर्मेशन यानी ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम एस डबल डैश टू एस इज ऑल्सो एस डबल डैश रिलेटिव टू कैपिटल एस इज ऑल्सो, किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ये भी हो गया लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। यस, तो हम प्रूफ कर चुके हैं एस डैश एस के साथ रिलेटिव है, एस डबल डैश एस डैश के साथ रिलेटिव है, तो एस डबल डैश एस के साथ भी रिलेटिव होगा। तो हमने लिख दिया, ये डालो आप बोल दो कि सो द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एस डबल डैश रिलेटिव टू एस इज ऑल्सो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि तीनों ही हमारे पास क्या है भाई, लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ऐसे आपको छोटी छोटी की बातों का ध्यान रखना है। अतः आप लिख सकते हैं,
अतः आप लिख सकते हैं वेयर। तो इस वाले एंगल के लिए थीटा C10 हाइपरबोलिक थीटा लगाया, फाई के लिए हमने C10 हाइपरबोलिक फाई लगाया, तो थीटा प्लस फाई के लिए क्या लगाएंगे C10 हाइपरबोलिक थीटा प्लस फाई। और यहाँ V और V डैश मान चुके हैं तो आप W ले लो। देखो V डबल डैश मानने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम के अंदर तो एक तो हमने V डैश लिख रखा है, एक तो V लिख रखा है और दूसरा हमने V डैश लिख रखा है। ठीक है, तो V डबल डैश लिख के आप फंस मत जाना, नई वेलोसिटी, इसलिए आप बता देना कि एक W क्या है, एक वेलोसिटी है। अब W का V का और V डैश का भी कोई रिलेशन होगा, अब हम इस रिलेशन को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप आ जाओगे इक्वेशन नंबर 6 तक, और मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा हुआ है तो। अगर नहीं देखा हुआ तो आपके लिए समस्या क्रिएट होगी और होनी भी चाहिए। ओके, अब देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 अब हम छोटे छोटे रिजल्ट्स निकालेंगे, जो समझने लायक बात थी वो मैंने आपको समझा दी है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, देखो इक्वेशन 6 क्या कहती है, W इज इक्वल टू C10 हाइपरबोलिक थीटा प्लस फाई। तो देखो C को तो छोड़ दो बाहर और इसका फॉर्मूला लगाओ। अब इसका फॉर्मूला आप फिर हाइपरबोलिक में फंसोगे, इसलिए बोलते हैं कि अगर आपके प्रीवियस क्लासेस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे चल के फंसते जाओगे और न जाने कितनी बातें याद रखनी पड़ेंगी। फिर भी अपना तरीका है, छोटा मोटा काम चलाएंगे। तो बताओ 10a प्लस बी का फॉर्मूला तो आपके याद ही होगा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ओके, आज मेरे को इसके हाइपरबोलिक लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ हाइपरबोलिक लगा दो, यहाँ हाइपरबोलिक लगा दो, यहाँ भी हाइपरबोलिक और यहाँ भी हाइपरबोलिक। बस ऊपर तो प्लस का प्लस रहने दो, नीचे वाले माइनस को प्लस कर दो, ये आपको याद रखना ही होगा। तो 10 हाइपरबोलिक थीटा प्लस फाई, ए और बी की जगह कितना आ गया, तो आप क्या लिखोगे कि ये 10 हाइपरबोलिक थीटा प्लस 10 हाइपरबोलिक फाई अपॉन 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक थीटा और 10 हाइपरबोलिक फाई। अगर सिंपल ए बी का फॉर्मूला होता 10a प्लस बी का तब तो हम ऐसे लिख देते। अब हाइपरबोलिक लग के आए तो नीचे भी आप प्लस लगा दो। ओके भाई, नीचे भी आप प्लस लगा दो। ठीक है, अब हमें वैल्यू रखनी है, तो देखो 10 हाइपरबोलिक थीटा के साथ थीटा c है और 10 हाइपरबोलिक के साथ भी c है, इस c को अंदर ले जाओ आप। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या जाएगा कि W इज इक्वल टू, देखो ये c ऊपर जाएगा तो ऐसे ही होगा, C10 हाइपरबोलिक थीटा प्लस C10 हाइपरबोलिक फाई, C10 हाइपरबोलिक थीटा C10 हाइपरबोलिक फाई, और ये ऐसा का ऐसा 10 हाइपरबोलिक थीटा इंटू 10 हाइपरबोलिक। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है, इसमें आप कैसे भी तोड़ सकते हो इक्वेशनों को या स्टेप्स को, जहाँ से आपकी मर्जी वहाँ से आप स्टेपें ब्रेक कर सकते हैं। ओके भाई, तो चलो अब देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, हमारा टारगेट क्या है, एक तो V डैश इज इक्वल टू क्या है C10 हाइपरबोलिक फाई और V इज इक्वल टू C10 हाइपरबोलिक थीटा। देखो यहाँ तो C10 हाइपरबोलिक थीटा मिल गया, यहाँ C10 हाइपरबोलिक फाई मिल गया, बट मेरे को यहाँ C नहीं मिला। देखो ये मेरे को यहाँ C नहीं मिला, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ C, तो नीचे C स्क्वायर लगा देता हूँ। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे और W इज इक्वल टू, ये बन गया मेरे पास C10 हाइपरबोलिक थीटा प्लस C10 हाइपरबोलिक फाई अपॉन ये 1 प्लस, अगर मैं केवल इस स्टेप्स को ऊपर नीचे C से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, C10 हाइपरबोलिक थीटा और C10 हाइपरबोलिक फाई और इन दोनों के नीचे C स्क्वायर। देखो करके देख लो जी, ये C स्क्वायर इधर आ जाएगा और यहाँ आप स्टार लगा लो। हो सकता है प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप यहाँ आके उलझ जाओगे कि अब क्या करें, तो आप उस वक्त ये देख लेना कि चेंज करना है V और V डैश में, तो 10 हाइपरबोलिक थीटा के साथ भी C चाहिए और 10 हाइपरबोलिक फाई के साथ भी C चाहिए। ऊपर तो चलो C आ गए, यहाँ नहीं है तो C और C स्क्वायर्स। ओके, तो चलो अब लिखो यूजिंग इक्वेशन से 2 और 4।
तो ये कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू C10 हाइपरबोलिक की जगह आप क्या रखोगे, V, इसकी जगह कितना आ जाएगा, V डैश, ये 1 प्लस V डैश अपॉन C स्क्वायर, V डैश अपॉन C स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशंस नंबर 5, 6, 7, ठीक है। और साइड में लिख दो यूजिंग इक्वेशन से 2 एंड 4, यूजिंग इक्वेशन से 2 एंड 4। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गया, ओमेगा नहीं भाई, W इज इक्वल टू V प्लस V डैश, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, W इज इक्वल टू V प्लस V डैश अपॉन 1 प्लस VV डैश अपॉन C स्क्वायर। और आई होप आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। और यही रिजल्ट हमारे पास क्या कहलाता है, इक्वेशंस 7 इज नॉन एज, लिखो इसके नीचे लिखो भाई, इक्वेशंस 7 इज नॉन एज, इक्वेशंस 7 इज नॉन एज जानी जाती है रिलेटिविस्टिक्स कंपोजिशन से, रिलेटिविस्टिक्स कंपोजिशन, ये जानी जाती है हमारे पास से रिलेटिविस्टिक्स कंपोजिशन से ऑफ पैरेलल वेलोसिटी, ऑफ पैरेलल वेलोसिटी, ठीक है। और कंपोजिशंस लिखो या रिजल्टेंट लिखो, ठीक है भाई। तो आप इस इक्वेशंस को याद रखोगे कि W इज इक्वल टू V प्लस V डैश अपॉन 1 प्लस VV डैश अपॉन C स्क्वायर। ओके, अब आप इसके अंदर नोट लगा के लिखो, जैसे हमने लेक्चर 2 में लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस करते वक्त अपन ने नोट लगाया था। और नोट में हम क्या देखेंगे कि वेन अगर ये V बहुत छोटा है प्रकाश के वेग c से, और वेलोसिटी V डैश भी बहुत छोटी है c से, बहुत छोटी है c से, है ना। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं देन V डैश भी बहुत छोटी हो जाएगी c स्क्वायर से, स्क्वायर करेंगे तो ये और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। बताओ ये बात सत्य है कि नहीं, क्योंकि प्रकाश का वेग हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ हम कितनी वेलोसिटी से खींच लेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति कितनी पावर लगा सकता है, प्रकाश के वेग 3 गुना 10 की पावर 8 के बराबर तो नहीं लगा सकता। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, कुल मिला के हम ये बोलेंगे कि C हमारे पास है लगभग एक प्रकार से किसका काम करेगा, इनफाइनाइट का। एक्चुअली हमारे पास C 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, बट अपन जो वेग से खींच रहे हैं, मान लो अपन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर पर सेकंड या 50 मीटर पर सेकंड किसी हेवी मशीन से लगाएंगे तो ये इसके कंपैरिजन में तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी ही हो गया कि नहीं हो गया। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि V डैश अपॉन C स्क्वायर, इसको इधर नीचे ले जाएंगे तो ये लगभग हमारे पास 0 के बराबर आ गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 7 वी गेट, सो फ्रॉम इक्वेशन 7 वी गेट। तो बताओ C की जगह इन्फिनिटी रखें तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 या V डैश अपॉन C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो W मेरे पास कितना बचेगा, V प्लस V डैश अपॉन 1 प्लस 0, और W इज इक्वल टू V प्लस V डैश, यस V प्लस V डैश। तो हमारे पास एक नया रिजल्ट आ गया, और ये रिजल्ट जाना जाता है, दिस रिजल्ट इज नॉन एज, दिस रिजल्ट इज नॉन एज जाना जाता है। आप बताइए, एक बार पीछे लेक्चर 2 में करने के बाद लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में जब हमने ये वाली कंडीशन लगाई थी कि V लेस C है, तब हमने वहाँ लिखा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। और आज इन दोनों कंडीशनों को V भी C के छोटी है, V डैश भी C के साथ छोटी है। और आपको पता है ये न्यूटन ने प्रथम नियम दिया था अपना कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी। और ये रिजल्ट हम कहीं ना कहीं वहीं से निकाल के लाए हैं। तो ये रिजल्ट हमारे पास जाना जाएगा न्यूटोनियन थ्योरी से, न्यूटोनियन थ्योरी से,
ठीक है। तो इससे पहले वाला रिजल्ट आपके पास जाना जाता था गैलीलियन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से, ऐसे कंडीशन लगाई। आज आप लिखोगे न्यूटोनियन थ्योरी, यानी न्यूटन की ही थ्योरी का एक पार्ट है W इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश। यानी आप एक सिस्टम में, उसी पैरेलल सिस्टम में, चाहे एक वेलोसिटी से खींचो चाहे दूसरी वेलोसिटी से खींचो, टोटल वेलोसिटी वही होगी जो नॉर्मल वेलोसिटी होगी, है ना। तो W इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश। अब अगर आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि न्यूटोनियन थ्योरी की प्रूव दैट न्यूटोनियन थ्योरी W इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश, तो क्या आप इतना सा रिजल्ट लिखोगे? नो। इससे पहले टोटल टॉपिक लिख के इक्वेशन 7, उसके बाद ये लिख के छोड़ोगे। अगर केवल ये टॉपिक पूछते हैं तब आप इक्वेशन 7 तक इसे छोड़ दोगे। तो आपका जो सिलेबस देखेंगे ऑफिशियली सिलेबस, उसमें कहीं ना कहीं न्यूटोनियन थ्योरी का नाम है और उसका आंसर यही है W इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश, वेयर वी वेलोसिटी है, कब? एस डैश टू एस डैश रिलेटिव टू एस, उस टाइम में वी डैश वेलोसिटी है कब? एस डबल डैश रिलेटिव टू एस डैश। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास से न्यूटोनियन थ्योरी आ गई। इसके अलावा देखो आप एक छोटा सा फॉर्मूला और लिखो, हम इसी फॉर्मूले के साथ कुछ प्ले करते हैं। ठीक है, तो हम एक छोटा सा टॉपिक्स और लिखेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये रिजल्ट है। अगर मैं आपको PDF में देना चाहूँ तो भी आप समझ सकते हैं, बट हम इसको क्लासरूम में ही कर लेते हैं, ज़्यादा नोट्स के चक्कर में अपन नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंस। देखो जिस प्रकार से न्यूटोनियन थ्योरी लिखा है उसी प्रकार आप इसके अंदर क्या लिखोगे? कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस, तो टॉपिक का नाम हमारे पास क्या आ गया? कॉन्सिक्वेंसी। और ये किससे रिलेटेड है? कंपोजिशन फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो आप लिख लो, टॉपिक का नाम पूरा लिख लो, कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंपोजिशन से फॉर्मूला। ठीक है, टॉपिक का नाम आप पूरा लिख लो कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए कंपोजिशन से फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो इसको स्टार्ट करते वक्त आप लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, चूँकि हम जानते हैं कि रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन, और मैं साथ साथ बार बार ये नाम लिखता रहूँगा क्योंकि एक बार एग्जाम में कंपोजिशन वर्ड हटा के रिजल्टेंट लिख दिया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे और इसको अच्छे से रिजल्ट को कर नहीं पाए। तो अब अपन ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट रिलेटिविस्टिक्स कंपोजिशन या रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल वेलोसिटी इज गिवन बाई W इज इक्वल टू V प्लस वी डैश अपॉन 1 प्लस वी डैश अपॉन C स्क्वायर, 1 प्लस वी डैश अपॉन C स्क्वायर। अब आप इसको इक्वेशन से A मान सकते हैं। ठीक है, वी डैश अपॉन A स्क्वायर। अब देखो यहाँ आने के बाद आपको एक छोटी सी लाइन्स याद रखनी होगी। देखो इसके अंदर देख के आपको पता है ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, और C भी हमारे पास एक प्रकार से वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो काफ़ी सारी वेलोसिटी है, तब हमारे पास इसमें रिलेशन होगा। तो हम मान के चलेंगे कि लेट V इज इक्वल टू MC एंड V डैश इज इक्वल टू NC। ठीक है, बस आपको कॉन्सिक्वेंस के अंदर यही स्टेप छोटी सी याद रखनी है कि मतलब इनके अंदर एक रिलेशंस आ गया, वेलोसिटी के अंदर कोई को फैक्टर आ गया जिसका हम गुणन लेंगे कि ये v है, ये c का इतना गुणन है, और ये v डैश है, ये c का इतना गुणन है। तो हमने माना कि लेट v इज इक्वल टू MC एंड v डैश इज इक्वल टू NC। अगर आप यहाँ पहले v इज इक्वल टू NC मानते हैं, v डैश इज इक्वल टू MC मानते हैं, आपकी मर्जी, पर ध्यान रखना कि कब n लिया है, कब n लिया है। ओके, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी मर्जी से मानेंगे। यानी प्रकाश के वेग में और नॉर्मल वेग में हमने माना कि ये एक रिलेशन है, v इज इक्वल टू MC। या आप ऐसे समझो एक बार कि एक तो वेग हमारे पास v है और एक वेग हमारे पास है c है।
देखो ध्यान से समझो, एक वेग v है और एक c है। अपन ये जानते हैं कि प्रकाश का वेग हमारे पास 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, और मान लो किसी वस्तु पर हमने जो फोर्स लगाया वो केवल और केवल 3 मीटर प्रति सेकंड है। अब मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि माना आपने कोई चीज़ को इस ध्रुवीय वेलोसिटी से खींचा तो वो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, और जबकि लाइट का वेलोसिटी फिक्स रहेगा 3 गुना 10 की पावर 8। अब अगर मेरे को इसको बराबर लगाना है, ये एक दूसरे, ये तो हो गया प्रकाश का वेग और ये हो गया अपनी तरफ से माना गया वेग। अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, बैलेंस बन गया, या मैं इस 10 की पावर 8 को इधर ले जाऊं, या मैं इस 10 की पावर 8 को इधर ले जाऊं, है ना भाई। पहले रिजल्ट तो हमारे पास यही था, ये अपनी मर्जी से माना हुआ रिजल्ट है। ओके, अगर मैं इसके बराबर लिखना चाहूंगा तो मेरे को ये लिखना ही होगा। ओके, अब इसको तो मैंने बोल दिया v और इसको मैंने क्या बोल दिया c, या इसको इधर ले जाओ तो v इज इक्वल टू 10 की पावर 8 इंटू सी, यानी ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो एक बार तो हमने मान लिया v के लिए तो मान लिया m और v डैश के लिए मान लिया n, तो हमने लिखा माना v इज इक्वल टू एम सी एंड v डैश इज इक्वल टू एन सी। फिर भी देखो आप स्टार लगे रहने देना, क्योंकि आप बाद में भूल सकते हो, तो आपको याद आ जाएगा कि v इज इक्वल टू एम सी एंड v डैश इज इक्वल टू एन सी। ओके, तो चलो रखो इसके अंदर ये वैल्यू, क्या आ जाएंगी वैल्यू रखेंगे तो v एंड v डैश की, तो हमारे पास ये 2 टाइप्स की वैल्यू आएंगी। सो फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन ए, ये वाली बात समझ में आएगी ना, m और n क्यों लगा रहा हूँ, तो कोई भी चीज़ आपको रट के नहीं चलनी है। तो w इज इक्वल टू v की जगह पर रखो एम सी, v डैश की जगह पर रखो एन सी, 1 प्लस एम सी एन सी और सी स्क्वायर। तो काटा पीटी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा w इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन 1 प्लस एम एन अपॉन 1 प्लस एम एन, जहाँ एम एन हमारे पास कोई ना कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो w इज इक्वल टू हमारे पास क्या गया, m प्लस n अपॉन 1 प्लस एम एन, ठीक है। w इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन 1 प्लस m, और c भी साथ है भाई। देखो कैलकुलेशन में गलती मत कर देना, यहाँ देखो c अगर मैं कॉमन लो तो ये m प्लस n और नीचे ये c से c कटा है, मतलब ये मेरे पास ऐसे है इनटू में c। तो ये भी एक वेलोसिटी और c का ही एक रिलेशन आ गया कि स्मॉल w इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन 1 प्लस m। अब आप यहाँ से एक छोटी सी बात सपोज करोगे, जो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, कि अगर मेरे पास m प्लस n की वैल्यू ग्रेटर होती है नीचे वाले m प्लस n से, देखो ध्यान से देखो कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि यदि मेरे पास m प्लस n की वैल्यू ग्रेटर है 1 प्लस mn से, सोच के देखो, अगर मेरे पास m प्लस n की वैल्यू ग्रेटर है, मतलब ये बड़ी है ये छोटी है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास रिजल्ट ऐसे आएगा RC या m प्लस n, मतलब यहाँ कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू बचेगी, क्योंकि ये ग्रेटर है और ये लेस है, और इसके अंदर c का भाग दे दिया। अब ये बताओ इन दोनों में w बड़ा या c बड़ा, तो अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करके देखूं तो ये c का कोई गुणा होने के बाद w के बराबर है, इसका मतलब w क्या है, ग्रेटर है c। तो अगर मेरे पास m प्लस n ग्रेटर आ जाए 1 प्लस एम एन से, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि w ग्रेटर है c से, w ग्रेटर है c से। अब इसका उल्टा कर लो कि यदि m प्लस n आपके पास छोटा हो जाए 1 प्लस एम एन से, अगर मेरे पास m प्लस n छोटा हो जाए, मान लो इसकी वैल्यू 5 आ जाए और इसकी वैल्यू मेरे पास 2000 आ जाए, इसका मतलब इज इक्वल टू w। अब ये 2000 इधर आएगा कि नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 इंटू w, ये 5 इंटू सी। अब की बार बड़ा कौन हो गया, c। तो ये कंडीशन आ जाएगी, देन w छोटा हो जाएगा और c हमारे पास ही बड़ा हो जाएगा। अपन ऐसे ही कोई वैल्यू लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो ये मेरे पास 2 कंडीशंस हो जाएंगी।
तो या तो आप ऐसे लिखोगे कि इसी इक्वेशंस को देख के कि यदि m प्लस n ग्रेटर है 1 प्लस mn से देन w ग्रेटर c, या m प्लस n लेस है 1 प्लस mn से देन w इज इक्वल टू c। मतलब इन दोनों इक्वेशंसों को देख के क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि w ग्रेटर लेस इक्वल टू c होगा यदि और केवल यदि m प्लस n ग्रेटर लेस 1 प्लस mn, है ना। दो इक्वेशंस लिखो या फिर आप कोई भी एक इक्वेशंस लिखो कि w हमारे पास ग्रेटर होगा लेस होगा, w ग्रेटर c होगा यदि m प्लस n ग्रेटर है, w लेस c होगा यदि मेरे पास m प्लस n लेस है। ओके, तो अब हमने इन दोनों इक्वेशंसों को इस प्रकार से मतलब एक ही इक्वेशंस के रूप में ढाल लिया, क्योंकि एमएससी फाइनल कुछ स्टैंडर्ड करेंगे तो एक ही लाइन्स में हमारे पास काम बन गया कि अगर W ग्रेटर है C से उस वक्त हमारे पास है। अब ऐसे मत सोचो ना कि प्रकाश का वेग हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि हमने ऐसी कंडीशंस रख दी कि ये वेलोसिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा होगी, तो उस वक्त कंडीशन में ये आ जाएगी। अब यहाँ से एक छोटा सा काम और करो, मैं इस लाइन को पहले इधर लिख लेता हूँ कि W ग्रेटर और लेस C यदि और केवल यदि, इसका मतलब आप एमएससी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इफ एंड ओनली इफ, यानी लेफ्ट पार्ट सत्य है तो राइट पार्ट सत्य होगा, या राइट पार्ट सत्य है तो लेफ्ट पार्ट सत्य होगा। और ये m प्लस n ग्रेटर लेस 1 प्लस mn, 1 प्लस mn, ठीक है। इसी लाइन को मैंने इधर लिख लिया। क्या मैं इस लाइन को इधर ले जाऊं? देखो कुछ और रिजल्ट लेके आते हैं, तो इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का m चला जाएगा, माइनस का n चला जाएगा और ये रह जाएगा ऐसा का ऐसा, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस m इंटू 1 माइनस n करके, देखो 1 का 1 के साथ माइनस m प्लस mn, यही है ना, माइनस m माइनस n 1 प्लस mn। या अब इसको उल्टा लिखो, ठीक है, या इसको उल्टा लिखो W ग्रेटर लेस C, W ग्रेटर लेस C, या फिर W ग्रेटर लेस C इफ एंड ओनली इफ 1 माइनस m और 1 माइनस n। पहले तो देखो ऊपर वाला तो 0 की तरफ खुला हुआ है और नीचे वाला 0 की तरफ बंद है। देखो ऊपर वाला 0 की तरफ खुला हुआ तो 0 की तरफ इसको खोल दिया, ठीक है। हालांकि मेरे को ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं समझानी चाहिए, फिर भी आप समझ सकते हैं, ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि ध्यान फिर कैलकुलेशन में नहीं। अगर मैं छोटी बातें समझाऊंगा तो आप वास्तव में अपने मेन फोकस करोगे कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं या कुछ टीचर्स भी ऐसा ही करते हैं कि कॉन्सेप्ट की जगह तो वो इक्वेशंस डायरेक्ट लिखवा के इधर उधर की बात घुमा के रटवा देते हैं और यहाँ समझाने पे जोर देते हैं। तो अपन इसका बिल्कुल उल्टा करेंगे, ये भी समझा देंगे, क्योंकि छोटे बड़े साइन में भी बहुत से बच्चों को एक्चुअली प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास W ग्रेटर C इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशंस मेरे पास हो गई है। बताओ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप छोटे छोटे 4 केसेस ले सकते हो, नोट लगाओ और डिफरेंट केसेस लिखो, नोट लगाओ और आप डिफरेंट केसेस लिखो। केस पहला केसेस है, देखो केस सुनो। पहला केस है कि मैं m भी 1 से ग्रेटर लूँगा, मैं m भी 1 से ग्रेटर लूँगा एंड n भी 1 से ग्रेटर लूँगा। सेकंड कंडीशन है मेरे पास, या केस सेकंड है कि नहीं मैं तो m को भी 1 लूँगा और n को 1 लूँगा। तीसरी कंडीशन है हमारे पास कि नहीं भाई मैं तो m को भी 1 से छोटा लूँगा और n को भी 1 से छोटा लूँगा, ठीक है। हमारे पास 4 कंडीशंस आ गई कि अगर W ग्रेटर C इफ एंड ओनली इफ 1 माइनस m, मैं ऊपर लिख लेता हूँ इसको एक बार, 1 माइनस n लेस और 0, उस कंडीशन में हमारे पास 4 डिफरेंट केसेस आ गए। उस कंडीशन में हमारे पास 4 डिफरेंट, या नोट लगा के लिख लो आप, डिफरेंट केसेस लिखो, डिफरेंट केसेस, नोट लगा लो इधर, नोट डिफरेंट केसेस। कितने केसेस बनते हैं वो अपन यहाँ देख लेंगे। केस फर्स्ट, क्योंकि हम यहाँ से देख के पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू पता करेंगे, वो कहाँ से देखेंगे,
m इज इक्वल टू 1 देख के। तो हो सकता है पहली कंडीशन आ जाए कि m भी आपके पास 1 से ग्रेटर हो एंड n भी आपके पास 1 से ग्रेटर हो। केस सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा कि हो सकता है कि m हमारे पास 1 हो और n हमारे पास 1 हो। केस थर्ड आपके पास क्या आ जाएगा, हो सकता है आपके पास केस थर्ड आपके पास क्या आ जाए कि m भी 1 से छोटा हो और n भी हमारे पास 1 से छोटा हो। केस फोर्थ में आप इसका उल्टा कर लो, केस फोर्थ में आप इसका उल्टा कर लो कि हो सकता है m 1 से बड़ा हो n 1 से छोटा हो, या फिर m 1 से छोटा हो और n 1 से बड़ा हो। ठीक है, इसके अलावा आप एक केसेस आपको हालांकि लिखना नहीं है, केवल समझना है। ऐसे भी ले सकते हैं कि हो सकता है m 0 हो और n ग्रेटर 1 हो, या m 0 हो और n लेस 1 हो, या फिर n 0 हो m ग्रेटर 1 लेस 1 हो, n 0 हो और m लेस 1 हो, और हमारे पास m लेस 1 हो। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है। अब आप सोच के देखो, अगर आपके पास m ग्रेटर 1 है, देखो m ग्रेटर 1 है तो ये क्या बचेगा यहाँ से भाई, देखो यहाँ से अगर m ग्रेटर 1 है तो नेगेटिव इनटू में n भी ग्रेटर 1 से है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या जाएंगे पॉजिटिव, तो कौन सा साइन लेंगे पॉजिटिव। उस वक्त ये क्या बचेगा पॉजिटिव। देन उस कंडीशन में W क्या बचेगा हमारे पास है पॉजिटिव साइन, यानी हम नीचे वाला साइन काम में लेंगे। ठीक है भाई, तो अपन लिखेंगे कि अगर मेरे पास m ग्रेटर 1 है और मेरे पास n ग्रेटर 1 है, उस कंडीशन में आ जाएगा W ग्रेटर C। देखो ध्यान से देखो, उल्टा आएगा या सुल्टा आएगा। देखो m हमारे पास है ग्रेटर है 1 से, नेगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हम ये ग्रेटर वाला साइन लेंगे कि हमारे पास क्या है ग्रेटर 0, तो इसका हम ये वाला साइन लेंगे। देखो इसके अंदर ग्रेटर आया तो कौन सा साइन आया, ध्यान से देखो भाई, 1 नंबर का या 2 नंबर का, नीचे वाला साइन आया, तो इसके अंदर भी हम नीचे वाला साइन लेंगे। उस कंडीशन में आ जाएगा W लेस C। ठीक है भाई, तो ऐसे रटना मत कि ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, तो हमारे पास नीचे वाला सिंबल आया तो नीचे वाला लगाएंगे, ऊपर वाला सिंबल आएगा तो ऊपर वाला लगाएंगे। सेकंड कंडीशन देखो, अगर m 1 है और n भी 1 है, m 1 है 0 n 1 है 0, उस वक्त बराबर का साइन आएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बराबर का साइन आ जाएगा। देन W इज इक्वल टू C। अब क्या है m 1 से छोटा है, देखो m 1 से छोटा है तो ये वैल्यू क्या बचेगी पॉजिटिव, n 1 से छोटा है ये वैल्यू भी क्या बचेगी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के कौन सा साइन है नीचे वाला साइन, नीचे वाला साइन यानी नीचे वाला साइन, यानी W लेस C। इस कंडीशन में आ जाएगा W लेस C। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ कंडीशन में। फोर्थ कंडीशन क्या कह रही है कि देखो देखो m ग्रेटर 1 है, m ग्रेटर 1 है तो ये क्या बचा नेगेटिव, n 1 से छोटा है, अब की बार उल्टा देखो, m 1 से बड़ा है n 1 से छोटा है, n 1 से छोटा है तो ये क्या बचा पॉजिटिव, या फिर देखो m 1 से छोटा है तब ये पॉजिटिव एंड n 1 से बड़ा है तो ये नेगेटिव। तो माइनस को प्लस से करो या प्लस को माइनस से करो, रिजल्ट क्या आएगा माइनस, माइनस का मतलब लेस 0। कौन सा साइन है अब की बार ऊपर वाला, तो कौन सा साइन आएगा ऊपर वाला। देन W ग्रेटर C, इन दोनों ही कंडीशन में क्या आ जाएगा देन W ग्रेटर C। तो आप ध्यान रखोगे W ग्रेटर C कब होगा, जब मेरे पास एंटी साइन आ जाए, एक 1 से बड़ा है एक 1 से छोटा है, चाहे m हो चाहे n हो। इसलिए मैं बता रहा था स्टार्टिंग में आप अपनी मर्जी से m और n मानो, रटना मत। अगर आप ये कंडीशन ले लेंगे कि m 0 है तो आपको देखो 0 होते ही बराबर का साइन आएगा, 0 होते ही चाहे m 0 हो फिर ये n चाहे कैसे भी हो, या n 0 हो ये साइन कैसे भी हो, 0 होते ही साथ हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारे पास 4 केसेस बन गए हैं कि एक केसेस में तो आएगा W इज इक्वल टू C, इक्वल कब आएगा जब m इक्वल 1 हो और n इक्वल 1 हो। W लेस C कब बनेगा,
W हमारे पास है लेस सी कब बनेगा, जब या तो सेम साइन हो, देखो सेम साइन हो, या तो दोनों ग्रेटर 1 हो या दोनों लेस 1 हो, उस वक्त तो W छोटा होगा। और एंटी साइन है, याद रखोगे एंटी साइन है, उस वक्त W ग्रेटर होगा और C हमारे पास है छोटा होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारे पास कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंपोजिशन से फॉर्मूला, जिसके अंदर आपको ये चारों केसेस अच्छे से याद रखने हैं। तरीका यही है कि इक्वल आएगा जब मेरे पास ये इक्वल होंगे, अगर मेरे पास सेम साइन आ गए, सेम साइन का मतलब या तो दोनों ग्रेटर हो या दोनों लेस हो, उस वक्त W छोटा होगा। एंटी साइन आ गए, ये ग्रेटर ये लेस, ये लेस ये ग्रेटर, उस वक्त W मेरे पास ही ग्रेटर होगा। इससे अच्छा याद रखने का और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज के लेक्चर में रिलेटिविस्टिक्स कंपोजिशंस या रिजल्ट